हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कहा गया है एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ये देखिए, इस टेबल में एक सर्वे दिया गया है। यहाँ पर कारण है और यहाँ पर महिला मृत्यु दर है। जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से जो महिलाएं जिनका मृत्यु दर है, जो मरी हैं, वो है 31.8%। तंत्रिका मनोविकारी के कारण जिनकी मृत्यु हुई है वो है 25.4%। इस तरीके से अक्षति, हृदयवाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण सबके यहाँ पर प्रतिशत दिए गए हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। ये जो टेबल में सूचना दी गई है इसको हमें आलेखीय रूप में निरूपित करना है। दूसरा पॉइंट है, फिर कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। फिर हमें बताना इनमें से कौन सी अवस्था है जिसकी वजह से जो पूरे विश्व की महिलाएं सबसे ज़्यादा मृत्यु उस कारण की वजह से हो रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। ठीक है, मतलब जो मुख्य भूमिका है जिनकी ऊपर मृत्यु कराने में महिलाओं की, तो ऐसे 2 कारण और पता लगाने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर मैंने एक दंडालेख बना दिया है जैसा जैसा हमें डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक्स अक्ष, ठीक, और ये है वाई अक्ष, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पैमाना लिया है जो कि है 1 सेंटीमीटर बराबर 2.0%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 0 से लिया है, 0, 2.0, 4.0, मतलब 2 का गैप लिया है। यहाँ पर जो महिला मृत्यु दर है प्रतिशत में वो है 2 के गैप पर मैंने यहाँ पे ली है, आप देख सकते हैं 34.0 तक ली है। जबकि जो हमारा डेटा है वो सिर्फ 31.8 तक रहेगा। ठीक है, तो मैंने लगभग यहाँ पे 34 ले लिया है। ठीक है, तो पैमाना आपको क्या लेना है, 2 के गैप पे लेना है। ठीक, तो यहाँ पर आप अलग से पैमाना भी दिखा देना कि पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2.0%। अब डेटा शो करेंगे इस पर। सबसे पहले है जनन स्वास्थ्य अवस्था। ये जो डेटा है इसका जनन स्वास्थ्य अवस्था का वो है 31.8%। ठीक है, तो 31.8% हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 31 कहाँ पर है। जैसे कि हमें पता है कि बीच में जो है यहाँ पर 10 पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे डंडियाँ होती है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 2 का गैप लिया है तो ये है 30, तो यहाँ पे बीच में क्या है 31। ठीक है, फिर हर एक जो छोटी छोटी लाइन है वो 2 के गैप पे मानी जाएगी। ठीक है, तो ये है 31, फिर 31 के बाद अगली लाइन पाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 31.2, 31.4, 31.6, 31.8। ठीक है, इस तरीके से ये 31.8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लाइन खींच देनी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है 25.4, तो इसके लिए आपको पहले 25 ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 24। ठीक है, और बीच वाला क्या हो गया, ये 25, तो 25 हो गया। फिर 25.4 कैसे ढूंढेंगे, ये हो गया हमारा 25। फिर 25 के बाद जो अगली लाइन होगी वो होगी 0.2 की, तो 25.2, फिर 25.4। ठीक है, तो इस तरीके से 25.4% मिल जाएगा। फिर है अक्षति। अक्षति है 12.4%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 12 और 4 के लिए बस 2 डंडी आपको ऊपर बढ़ना है, 12.2 और 12.4। फिर है हृदय वाहिका अवस्था, ये है 4.3। तो 4 तो यहाँ पर है, 4 से ऊपर बढ़ेंगे एक डंडी तो 4.2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 4.3 लेना है। तो पूरी एक डंडी और ऊपर नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा हल्का सा उनके बीच में रखना है, तो ये हो जाएगा 4.3%। ठीक है, फिर है श्वसन अवस्था, यह है 4.1, तो ये तो है 4 यहाँ पर, और पूरा एक डंडी ऊपर मत जाना नहीं तो 4.2 हो जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे ही रखना है, तो 4.1 हो गया ये।
फिर है अन्य कारण, अन्य कारण है हमारे पास 22, तो सीधा ये तो 22 आपको दिख ही रहा है, इस पे कर देंगे। जब हम ये दंड आलेख बनाएंगे तो ध्यान रखना आप ऊपर ना पॉइंट्स भी ये लिख के दिखा देना कि ये डेटा कितना कितना है, इससे टीचर को भी समझने में आसानी होती है, ठीक है, और आपका काम भी ये अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया पूरा दंड आलेख। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स। इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट था उसमें तो सिर्फ यही कहा था कि दंड आलेख बनाओ, जो कि हमने बना दिया, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसमें पूछा है कि कौन सी वह बीमारी है या कौन सा कारण है जिसमें महिला मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो महिला मृत्यु दर है वो है ये क्या है, आप देख सकते हैं ये है जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में सबसे ज़्यादा महिला मृत्यु दर है, तो इसका आंसर ये आएगा, देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरे पॉइंट में हमें बताना है कि यहाँ पर जितने कारण दिए गए थे इस डेटा के अंदर, उनके अलावा कोई और भी कारण है क्या जिससे महिला मृत्यु हो सकती है। तो इसका उत्तर है संतुलित भोजन की कमी, अगर संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो भी मृत्यु हो सकती है। फिर है अपरिपक्व आयु में प्रजनन, अगर जो महिला है उनकी जो उम्र है अभी पूरी नहीं हुई है प्रजनन के लिए, और उस उम्र में ही, कम उम्र में ही अगर वो प्रजनन करते हैं, ठीक है, या वो गर्भवती होती है तो भी उनको ये मृत्यु हो सकती है उनकी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्षेत्र, और यहाँ पर है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं, मतलब अगर लड़के 1000 है तो लड़कियां 940 है इस क्षेत्र में। अनुसूचित जनजाति में 970 है, गैर अनुसूचित जातीय जनजाति में 920 है। इस तरीके से पूरा ये आंकड़ा दिया गया है, हमारे पास ये डेटा है। अब फर्स्ट पॉइंट है ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इस डेटा को हमें एक दंड आलेख बना करके दिखाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह भी हमें बताना है कि इस आलेख से हमें क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये जो बार ग्राफ मैंने बनाया है, दंड आलेख बनाया है, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। यहाँ पर एक तरफ तो हमें दे दिया है जो क्षेत्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्षेत्र है, ये हमने एक्स अक्ष पर ले लिया है। दूसरी तरफ जो वाई अक्ष है उस पर मैंने ले लिया है यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो उन पर लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लड़कियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का गैप हो रहा है और 10-10 लड़कियाँ यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये इसको बोलते हैं किंक। ये मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि अब मैं यहाँ से ऐसे तो शुरू नहीं करूँगा कि 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने सीधा यहाँ पे किंक लगा दिया और सीधा ही 900 से शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, उसके बाद सारे गायब, किंक लगा दिया। किंक का मतलब सारे हमने बीच में छोड़ लिए हैं, बीच में ही है वो, ठीक है। इस किंक का मतलब ये हुआ। फिर यहाँ से शुरू किया हमने 900 से, फिर 910 920 930, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। तो किंक का ये फ़ायदा है, हमें इससे पहले वाले लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, ठीक है। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन में डेटा में दिया गया है अनुसूचित जाति में जो लड़कियों की संख्या है वो है 940, तो देखिए 940 पे हमने खींच दिया है दंड। ऐसे अनुसूचित जनजाति पर है 970, ठीक। इसमें तो वैसे सीधा सीधा दिख रहा है, ज़्यादा बारीक लेवल पे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर है गैर अनुसूचित जाति या जनजाति, इसमें है 920, ठीक। फिर है पिछड़े ज़िले, इसमें है 950, देख सकते हैं आप। फिर है गैर पिछड़े ज़िले, इसमें है 920। फिर है ग्रामीण, इसमें है 930। फिर है शहरी, इसमें है 910। तो इस प्रकार ये हमने जो डेटा है एक दंडालेख के रूप में दिखा दिया है। अब इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो था इसमें वो तो यही कहा गया था कि जो डेटा दिया गया है उसको दंडालेख के रूप में शो करो, तो वो तो हमने कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट का आंसर देखिए। सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि ये जो हमने दंडालेख बनाया है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट का आंसर है निष्कर्ष, मैंने यहाँ पे लिखा है हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है उससे। तो ए पॉइंट में आप देखेंगे अन्य जातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या अधिक है। तो अगर आप यहाँ पर दंडालेख में देखें
तो सबसे ज़्यादा जो लड़कियों की संख्या है वो है अनुसूचित जनजाति में, देखो सबसे ज़्यादा है। एक तो ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, गैर पिछड़े जिलों के सापेक्ष पिछड़े जिलों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या अधिक है। अगर आप गैर पिछड़े ज़िले और पिछड़े ज़िले देखते हैं तो इनमें आपको पता चलेगा कि जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें गैर पिछड़े ज़िलों के सापेक्ष लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, फिर है सी पॉइंट। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या अधिक है। इसमें आपको पता चलेगा कि जो शहरी क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यह राजनीतिक पार्टी और यह है जीती गई सीट। ए पार्टी ने इतनी सीट जीती है, बी पार्टी ने इतनी, सी ने इतनी। ठीक है, इस तरीके से पूरा डेटा दे दिया गया है। हमें बताना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। एक हमें दंड आलेख खींचना है जो इस डेटा को शो करके दिखाए। दूसरा पॉइंट है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये है तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके अंदर भी मैंने एक दंडालेख बना दिया है पहले ही। इसमें डेटा दिया गया था, राजनीतिक पार्टी थी ए से लेके एफ तक और बाकी सीटें थी, जितनी सीटें किसी ने जीती है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर राजनीतिक पार्टी मैंने लिख दिया है और इधर वाई अक्ष पर मैंने लिख दिया है 0 से लेके 100 तक जो जीती गई सीटें हैं। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया। अब यहाँ पर मैंने 10-10 का गैप लिया है, वही मैंने इसलिए पैमाना लिख दिया है। यहाँ पे पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सीटें। अब डेटा को शो करते हैं। जो पार्टी ए है वो तो लेके आ रही है 75 सीट, तो ये तो हो गया 70, फिर बीच में 5 75, 70 71 72 73 74 75 इस तरीके से। ठीक है, तो 75 सीट हो गया। फिर जो बी पार्टी है वो लेके आ रही है 55 सीट, तो ये तो हो गया 50 और फिर बीच में 55, तो 50 और 5 55। ठीक है, ऐसे ही सी पार्टी 37 सीट लेके आ रही है, तो ये तो हो गया आपका 30, फिर 30 और बीच में 35 36 37, तो ये हो गया 37। देखो इनके बीच में 10-10 का गैप है, छोटी छोटी बारीक बारीक डंडियाँ हैं 10, तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करना, इसमें आसानी से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फिर है जो डी पार्टी, इसमें 29, तो 30 से थोड़ा एक कम कर लो एक डंडी पीछे, तो 29 हो गया। ई है 10, ये तो साफ साफ देख के पता चल ही रहा है। एफ है 37, 35 से 2 ऊपर कर लो, 37 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दंडालेख बन जाएगा। बाकी जो इसका पहला क्वेश्चन था वो यही कहा गया था कि दंडालेख बनाओ, वो तो हमने बना दिया। फिर सेकंड पॉइंट में पूछा है कि सबसे ज़्यादा सीट कौन सी पार्टी ने जीती है, तो आप देख के बता सकते हैं जिसका दंड सबसे ऊपर है, यानी कि ए ने सबसे ज़्यादा सीट जीती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया सेकंड पॉइंट का। तो अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। ये देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। यहाँ पे लंबाइयाँ दे दी है पत्तियों की और यहाँ पे पत्तियों की संख्या दे दी। इतने से इतनी लंबाइयाँ हैं 3 पत्तियों की, इतनी से इतनी लंबाई है 5 पत्तियों की। इस तरीके से पूरा डेटा दे दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। इस क्वेश्चन में हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, इसको आयतचित्र कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, फिर क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, तो वो हमें बताना है कि इन आंकड़ों को शो करने के लिए कोई दूसरा उपयुक्त आलेख हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और ऐसा है तो क्यों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो टेबल दी गई है डेटा वाली वो कुछ अलग तरीके से दी गई है। उस टेबल में आप देखेंगे जो गैप है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, 118 से 126 हो रहा है, फिर यहाँ पे 127 से, ठीक है, उससे आगे का हो रहा है। ठीक, इस तरीके से चल रहा है, मतलब प्रॉपर गैप नहीं है। तो उसको प्रॉपर गैप में लाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर तो हमने 0.5 कम कर दिया है और यहाँ पर 0.5 बढ़ा दिया है, मतलब 0.5 यहाँ पे कम किया तो इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक प्रॉपर वे में आ गया, यानी कि 117 से 126, 126 से 135, 135 से 144, इस तरीके से यही नंबर यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये अच्छे से हमने
प्रॉपरली टेबल बना दी है। ये बनाना ज़रूरी है। अगर इस तरीके से नहीं बना पाएंगे हम, तो जो इसका आयत चित्र होगा, हिस्टोग्राम होगा, वो ठीक से नहीं बन पाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, बाकी इधर तो पत्तियों की संख्या ऐसे रहने दो, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। करेक्शन भी हमें क्या करना है, इधर की साइड से हमें आधा यानी कि 0.5 कम करना है और इधर बढ़ा देना है। ठीक है, बस यही इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, अब इसको देख करके हम यहाँ पे जो आयत चित्र है उसको बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर लिख लिया लंबाई और यहाँ पर हो गया पत्तियों की संख्या। तो यहाँ पे मैंने किंक लिया है। किंक इसलिए लिया है क्योंकि जो डेटा है हमें यहाँ से शो करना है लगभग 108 से लेके आगे तक। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो मैंने बाद में जो है यहीं से शुरू कर लिया। ये 105 ये होगी इसकी लाइन। ठीक है, तो बाकी इससे किंग का मतलब ये हुआ कि इससे पहले का जो है सारा हम छोड़ सकते हैं, यहीं से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हमने सीधा 1 1 का गैप ही रखा है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से पत्तियों की संख्या हो गई है वाई अक्ष पर। और ये हमने पैमाना लिख दिया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर एक पत्ती है यहाँ पर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर एक पत्ती का गैप है। अब डेटा को शो करते हैं। तो डेटा में दिया है कि 117 से 126 तक जो है 3 पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पत्ती हो गई। फिर है 126 से 135, ये है 5 पत्तियाँ, तो यहाँ से यहाँ तक 5 पत्तियाँ शो कर दी। ठीक है, इसमें क्योंकि ये आयत चित्र है तो इसमें ये मिले रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। फिर है 135 से 144, तो ये होगा आपका 9 पे, तो सीधा आप देख सकते हैं 9 पे। ठीक है, फिर ऐसे ही 144 से 153 ये जाएगा 12 पे। ठीक है, फिर 153 से 162 ये जाएगा 5 पर डेटा के अकॉर्डिंग। फिर 162 से 171 ये जाएगा हमारा 4 पर। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे वाला जो बच गया ये 2 पर जाएगा, और लास्ट वाला मैंने यहाँ पे खाली ऐसे छोड़ दिया है। अब ये शुरू में भी हमने एक एक्स्ट्रा लिया है और लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा लिया है। ऐसा हमने क्यों करा है उसका भी रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन में पहला तो ये कहा गया था कि इसको आप एक आयत चित्र के रूप में लिखो, तो हमने लिख दिया, बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में ये भी पूछा है कि आयत चित्र के अलावा क्या किसी और तरीके से भी डेटा को शो किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ, हम इसमें एक बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसको बनाने के लिए हमें एक शुरू का और लास्ट का ही एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए ताकि हम उसके बीच का हिस्सा ले सकें। फिर देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसके बीच का हिस्सा चाहिए, ये रहा इसका बीच का हिस्सा। ठीक है, और इसका बीच का ये रहा, तो ये जो बीच वाले पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है, इनको ही हमें मिलाना है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको मिलाएंगे इस तरीके से। इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसको यहाँ से मिलाना है। ठीक है, ऐसे इनको मिला देंगे सबको। ठीक, ऐसे इसको मिलाएंगे। इसको ही मिला देंगे, ये भी मिला दिया, ये भी, और लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको दूसरे तरीके से यानी कि बारंबारता बहुभुज के रूप में भी इसको शो कर दिया है। ठीक है, ये बताना था। अब एक इसका और है थर्ड पॉइंट, उसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में तो हमने ये लिख दिया कि हाँ, इन आंकड़ों को बारंबारता बहुभुज द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा था, फिर थर्ड पॉइंट में पूछा था कि क्या इसमें जो पत्तियों की अधिकतम संख्या है वो 153 मिलीमीटर है, तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम पत्तियों की संख्या जो है 144 मिलीमीटर से 153 मिलीमीटर के बीच में है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन में कहा है कि 153 मिलीमीटर ही होगी, तो यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम पत्तियों की संख्या 153 मिलीमीटर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का पांचवा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। यहाँ पर है जीवन काल घंटों में, यहाँ पर है लैंपों की संख्या। 300 से 400 के बीच में जो लैंप चलने वाले हैं उनकी संख्या 14,
इतने से इतने घंटों के बीच में चलने वाले जो लैंप है उनकी संख्या इतनी। ठीक है, इस तरीके से पूरा डेटा दिया गया है। हमें इन डेटा की सहायता से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक आयतचित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। हमें एक आयतचित्र बनाना है इन सूचनाओं को लेकर के। दूसरी चीज़ है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह पांचों क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स अक्ष पर जीवन काल घंटों में, और यहाँ पर वाई अक्ष में है लैंपों की संख्या। ठीक है, तो कुछ लैंप है यहाँ पर और इनका जीवन काल है। यहाँ पे पैमाना लिख दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लैंप। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से डेटा ले लिया है। और यहाँ पर मैंने एक किंक लगाया है क्योंकि हमें चाहिए 300 से 400, 400 से 500, 600, 700, 800 इस तरीके से चल रहा है। तो इससे पहले वाले नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, 100 से लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 300 से हम शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर एक किंक लगा देंगे उससे पहले। ठीक है, अब जो इसमें डेटा दिया गया है वो बिल्कुल सरल है, सीधा है, तो उसके लिए हमें अलग से कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। उसमें कहा गया है 300 से 400, ये कितने हैं 14 बल्ब है जिनका जीवन काल है 300 से 400 के बीच में। फिर है 400 से 500 के बीच में ऐसे 56 बल्ब है, लैंप है, या लैंपों की संख्या हम कह सकते हैं। यहाँ पे लैंप है तो लैंपों की संख्या है। 500 से 600 है, फिर ये जो जीवन काल है 60 लैंपों का है। 600 से 700 जो जीवन काल है वो 86 लैंपों का है। ऐसे ही 700 से 800 74, 800 से 900 62, 900 से 1000 48। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डेटा हम इस पे शो कर सकते हैं और हमने कर दिया है, और ये एक आयतचित्र हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें डेटा को शो करना था, वो हमने कर दिया है आयतचित्र के रूप में। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में पूछ लिया गया था कि 700 घंटों से ज़्यादा चलने वाले जो लैंप हैं वे कितने लैंप हैं, कितनी संख्या उनकी। ये देख सकते हैं आप, ये है 700। हमें बताना है उन लैंपों की संख्या जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक हो। तो 700 से अधिक कौन कौन से हैं, 74 प्लस 62 प्लस 48। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन्हें जोड़ने के बाद आया है 184 लैंप। तो 184 लैंप है जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।